नमस्कार बच्चों। आधुनिक भारत के इतिहास में हम अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के संबंध पढ़ रहे थे और कल हमने बक्सर के युद्ध में पढ़ा था जो अक्टूबर 1764 में हुआ। 1764 अक्टूबर में ये बक्सर का युद्ध हुआ और इसलिए महत्वपूर्ण रखता है और एक कहानी, एक संवाद भी जो है क्रिएट हो गया कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया, अर्थात व्यापारिक शक्ति राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन हो गई। इलाहाबाद की संधि हुई। उत्तर भारत के तीन प्रबल शक्तिशाली राजा अवध, बंगाल और मुगल तीनों अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हो गए। अब आता है सबसे बड़ी बात जो जिसको हम मानते हैं, जिसको ये न है कि 1765 में वापस मीर जाफर को सम्राट बनाया जाता है। उधर अंग्रेज वापस लॉर्ड क्लाइव को लाते हैं और क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है जो 1765 से लेकर 1772 तक चलती है। बड़ा रोचक है ये मामला और रोचक ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी ईमानदारी से और इतनी दावेदारी से भारत के शोषण का, आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। बंगाल के ऑब्जेक्टिव सवाल की बात कर रहा हूं मैं। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक लॉर्ड क्लाइव द्वारा लगाया गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुआ। बक्सर के युद्ध में लॉर्ड हेक्टर मुनरो ने किया, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों को पराजित हुआ। अब आता है हम जो जहां पढ़ना चाह रहे हैं, द्वैत शासन। ठीक है, अब द्वैत शासन क्या होता है? देखिए, राज शासन करने की दो प्रणाली है, आज भी वो है। हम जिला कलेक्टर को बोलते हैं कि ये प्रथम दंडनायक है, प्रथम राजस्व अधिकारी है, प्रथम प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक उसी तरीके से बच्चों उस समय में दो प्रकार के कार्य हो जाते थे, एक दीवानी जिसको राजस्व वसूली वगैरह, और एक फौजदारी जिसमें कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। आज भी हम जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर इसके दो भाग माने हैं। जिला लॉ एंड ऑर्डर जो है जिला पुलिस अधीक्षक मेंटेन करते हैं। अब उस समय की बात करें तो दीवानी अधिकार यानी कर वसूली का अधिकार, राजस्व अधिकार अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। मुगलों से ये संधि की और बंगाल का द्वैत शासन स्थापित कर लिया। निजामत यानी लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार बंगाल के नवाब को दे दिया। जनता के सामने सवाल यह है कि असली कौन? दीवानी अधिकार प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो भी नवाब के आदेश से। निजामत में लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है, नवाब का आदेश हो रहा है। यानी दीवानी की मात्रा, अर्थ समझे तो वो निर्धारित करते हैं अंग्रेज। जा रहा है राजकोष में, लेकिन किसके अधिकार आदेश से? नवाब के। जनता के सामने यदि किसी की गरिमा गिरती है, जनता किसी के प्रति आक्रोश हो जाती है, प्रजा का अहित का अगर किसी का पर दायित्व आता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो नवाब की होगी। पैसा सीधा सीधा अंग्रेजी खजाने में या ईस्ट इंडिया कंपनी में जाएगा। बहुत बहुत गहरी बात है ये। और आप देखिए कि जब नवाब के आदमी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाते थे, निजामत प्रशासन के लिए जाते थे, तो उनको बड़ा ये सामना करना पड़ता था कि आपने इतने मात्रा में कर ले लिए, इतने ले लिए। और यहां तक कि जो जमींदार से लेके नीचे गरीब किसान तक, भूमि के जिसको भी जिस रूप में भी जो मालिकाना थे, उन सबको इसका बहुत बहुत कष्ट सहना पड़ता था। अब प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर आ गया। 1764 अगस्त महीने में स्थापित हुआ ये द्वैत शासन। अगस्त 1765 में ये हो गया और प्रशासन नवाब के हाथों बने रहती है। सबसे बड़ी बात रही कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी की में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा को और बिहार में शिताब राय को दिया। दो कार्यालय राजस्व बोर्ड स्थापित किए गए, मुर्शिदाबाद और पटना में। जबकि मुर्शिदाबाद बहुत राजस्व का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था, तो दो कार्यालय राजस्व स्थापित किए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए खर्चा के रूप में देना निश्चित किया। 53 लाख रुपए से वो सालाना दिया करते थे मेंटेनेंस के लिए, कि आपको जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह देनी है, वो सब कुछ शामिल था उसमें। कानून व्यवस्था, वेतन और था, और नवाब के व्यक्तिगत खर्चे भी थे उसमें। उस समय बंगाल
का नवाब अल फैसला, हम जानते हैं मिर्जाफर की रहत हो गई थी और अल फैसला था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार, यानी एक जो उस किसी जमाने में वजीर या प्रधानमंत्री या महामंत्री का पद होता, सूबेदार की शक्ति सौंप दी गई। अब नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना अधिकार लगा लिया। यानी आप देखिए, मोहम्मद रजा खां एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से तो दीवानी कार्य कर रहा है और नवाब की तरफ से प्रशासनिक काम कर रहा है, फौजदारी काम कर रहा है। दोनों की जो रजामंदी है, दोनों की स्वीकृति है, वो अंग्रेजों द्वारा प्राप्त हुई है। अब ये कार्यक्रम चलता रहा 65-66 में। उधर 1766-68 में मैसूर में टीपू सुल्तान का मैं हुआ और धीरे धीरे मराठा भी, नाना फडणवीस और माधवजी सिंधिया ये निकलकर बाहर आए। जितना आर्थिक अंग्रेजों को शोषण करना था वो इस समय उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक रास्ता बना लिया, एक ट्रैक बना लिया उन्होंने। अब हम बात करें कि वास्तव में इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स से क्या थे, इसके गुण दोष क्या थे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने यह व्यवस्था स्थापित की। सेनापति था, शासन प्रबंध भी बहुत अच्छा था, सब कुछ उसका था, कूटनीतिज्ञ था और उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को केंद्र बना लिया था। एक तरीके से अंग्रेजी शक्ति का एक बहुत मजबूत आधार बन गया था। बावजूद इसके भी ये 1772 में वापस लेना पड़ा। कंपनी की आय में 30 लाख पाउंड से भी ज्यादा वृद्धि हो गई थी इस व्यवस्था के लागू होने के कसे। और एक प्रकार से, लेकिन फिर जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि हुई तो अच्छा, इसका लागू होने का कारण क्या था कि उस समय अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया में कम थे, संख्या में कम थे, इसलिए उसने ये सब चीजें लागू हो गई। व्यवहारिक दृष्टि से द्वैत प्रशासन का पूर्ण प्रबंध असफल रहा है। इसका एक कारण माना जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वे अपना व्यापार भी इसकी आड़ में किया करते थे। प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब असमर्थ था, इसलिए जनता में आक्रोश होने लगा था। यद्यपि रजा खां पूरा काम करते थे, कार्य अपने करने की कोशिश करते थे, लेकिन जनता के सामने जो संदेश जाता था, जो मैसेज जाता था, वो बहुत गलत जाता था कि राजस्व की मात्रा बहुत अधिक मात्रा बढ़ी है। क्योंकि ये तो एक आर्थिक दृष्टि से एक तरीके से नवाब कमजोर होता जा रहा था डे बाय डे, और दूसरा कंपनी पर जो है उसका नियंत्रण था वो भी एक ना के बराबर था। जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्तियां बहुत अपार आ गई थी और प्रशासन में भी उनका अधिकार था। यानी नवाब का आर्थिक हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन उनका प्रशासन में हस्तक्षेप था। ये बहुत बड़ी बात थी। कंपनी अधिक से अधिक धन की उगाही करने लग गई और जिस तरीके से हम जानते हैं कि उन्होंने किसी प्रशांत का नवाब के प्रति जो है कंपनी एक तरीके से उपेक्षा का भाव कि उनकी अवहेलना करना नवाब की वो शुरू हो गया था और उन्होंने एकाधिकार की जो है रास्ता अपना लिया कर दिया था। और इसको कहते हैं कि एक अमानवीय शोषण, अगर द्वैत शासन को कहा है बंगाल के द्वैत शासन को, तो एक अमानवीय शोषण न केवल जमींदारों पे बल्कि कृषकों पर, कृषकों की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर स्थिति में वो पहुंच गए थे। अगर वो हिसाब बताते हैं तो कर देना पड़ता है बहुत अधिक मात्रा में, और नहीं हिसाब बताते हैं तो उनसे जमीनें छीन ली जाती है। अंग्रेज कहते हैं कि हम किसी और को देकर किसी और से इस पर खेती करवाएंगे। तो दोनों तरफ बड़ा काम भारतीय किसानों के साथ में बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उनका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक नकारात्मक पड़ा था। बंगाल के उद्योग धंधे पर भी बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा, क्योंकि नवाब जो है बार बार स्थापित करने के लिए जो पैसा, अतिरिक्त पैसा लगाते थे, वो पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देती थी, बल्कि कच्चा माल ले जाकर यहाँ से बाहर भेजने की उन्होंने प्रणाली प्रारंभ करने का प्रयास किया था। अब लाभ तो ये था कि अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया, कहीं कहीं पर कानून व्यवस्था ठीक हो गई, होने जा रही थी, जहां पर आतंक क्या था या डकैती लूटमारी के ऐसे कोई गांव रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल बंगाल जो एक आदर्श प्रांत माना जाता था सैनिक स्थिति से भी और आर्थिक स्थिति से, वो बंगाल का प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा समाप्त से हो गए। द्वैत शासन का अब आप जानते हैं कि 3 व्यापारिक बड़ी कोठियां थी जहाँ गवर्नर थे, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। तो बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं 1772 में, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही बंगाल में जो है ये द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने मोहम्मद रजा और जो थे उनको भी कर दिया, और राजस्व बोर्ड की जगह पर उन्होंने एक राजस्व काउंसिल परिषद की स्थापना की, और जो समाहर्ता थे, कलेक्टर्स थे, एक तरीके से राज्यों से एकत्रित करने वाले, उनके स्थान पर सारे अंग्रेज अधिकारी लगा दिए। मैं आपको वापस वहीं ले चलता हूं जहां मैंने पहले आपको इंगित किया था कि पहले क्लाइव के समय में ये संख्याएं कम थी। अब 7-8 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्तियां भी बढ़ गई, अंग्रेज बाहर से बहुत ज्यादा अधिक नियुक्ति मानने लगे। हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य करने से पूर्णतः दीवानी और फौजदारी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया,
और उसके लिए मात्र उसको निजी खर्चे के रूप में 16 लाख रुपए सालाना देने का तय हुआ। 1773 में एक ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जो है पूरे भारत का पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और बंगाल के तत्कालीन सभी प्रेसिडेंटियों का शासन का भार उसके हाथों में दे दिया। 1773 में चूंकि उस समय वारेन हेस्टिंग्स काम कर रहे थे, इसलिए पहला गवर्नर जनरल भारत का उनको बनाया गया और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। और इस प्रकार बंगाल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की धुरी बन गया, केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रणाली शुरू करी। तो मैं जिस बात पर बात कर रहा था 1773 रेगुलेटिंग, जैसे हम एक तरीके से फैन का रेगुलेटर रहता है, कंट्रोल, वो एक्ट पास किया गया था। तो जिस बात जो हम बात कर रहे थे 1757 से लेकर 1772 तक जो है दो शासन, इस बीच में न केवल राजनीतिक सफलता प्राप्त की, सैनिक सफलता प्राप्त की, उसके बावजूद उन्होंने आर्थिक सफलता भी प्राप्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई, अंग्रेजी अधिकारी जो कंपनी के आड़ में व्यापार करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ गई। दूसरी ओर धीरे 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 बंगाल का नवाब शक्तिहीन होता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि उसको किले में बंदी कर दिया गया, जिस तरीके से सब एक बात माने तो, और वह 16 लाख रुपए सालाना देके उसके निजी खर्चे पे दे दिया गया कि आपकी इतनी है, बाकी सारी जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। अब वो जिम्मेदारियों की आड़ में कितना शोषण करते हैं, क्या स्थिति उनकी लागू होती है और वह बंगाल की क्या स्थिति रहने देंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब कॉर्नवालिस आएगा और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया हुआ। लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए ये बहुत नुकसानदायक हुआ बंगाल का द्वैत शासन। और लेकिन अगर आगे और बात करें, गवर्नर जनरल जो आए वारेन हेस्टिंग्स के बाद में, कॉर्नवालिस और वो बैलेजली और जितने भी आए, उन्होंने इसमें कोई भी कमी नहीं दी, लेकिन भारत का आर्थिक शोषण का मार्ग यहीं से प्रशस्त हो गया। अगले अध्याय में हम क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में अंग्रेजों का मुकाबला पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर के लिए। धन्यवाद।